नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ का स्वाभिमान। हर माँ सब कुछ सह लेती है, पर जब उसका स्वाभिमान टूटता है तो वो खामोश नहीं रहती। ये कहानी है उस माँ की जिसने आंसू नहीं, अपने आत्मसम्मान से बदला लिया। कभी वो जिस घर की जान थी, आज उसी घर में पराई हो गई। पर वक्त ने दिखा दिया, माँ का मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह का वक्त था। रसोई से बर्तनों की खनक और बहू सोनिया की ऊंची आवाज हवा में तैर रही थी। दमयंती जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जरा गैस पर रखी दाल में नमक डाल देना, मेरे हाथ कांप रहे हैं। सोनिया ने तुनकते हुए जवाब दिया, माँ जी, आपको कुछ काम नहीं करना है, सब मैं ही करूं क्या? सुबह से दफ्तर की भी तैयारी करनी है, घर भी संभालना है, और आप हैं कि आराम से बैठे बैठे हुक्म चलाती हैं। दमयंती जी चुप रही। थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, मैं हुक्म नहीं चला रही, बस मदद मांगी थी। उम्र हो गई है ना, शरीर साथ नहीं देता। सोनिया की आवाज और कड़ी हो गई। तो फिर क्यों करती हैं सारे काम? रहने दीजिए ना, आपको तो बस शिकायत करनी आती है। दमयंती जी का दिल जैसे कुछ टूट सा गया। धीरे से बोली, शिकायत तो वही करता है जिसे उम्मीद होती है। सोनिया सोनिया ने हंसते हुए कहा, उम्मीद? माँ जी, अब जमाना बदल गया है। हर बात में हमारे जमाने में ऐसा होता था कहना बंद कीजिए, हम आपकी तरह नहीं जी सकते। दमयंती ने रसोई की दीवार पर टंगी तस्वीर को देखा। वही तस्वीर जिसमें महेश जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में नमी उतर आई। धीरे से फुसफुसाई, सही कहती हो सोनिया, तुम लोग हमारे जैसे नहीं जी सकते। हमने तो अपनों के लिए खुद को भुला दिया था। शाम को दमयंती जी ने बेटे राहुल से कहा, बेटा, मैं जरा पार्क चली जाऊं, मन घुटता है घर में। राहुल ने बिना देखे कहा, अब फिर पार्क? माँ, सोनिया कह रही थी कि आपने कपड़े धोने बाकी छोड़े हैं, घर के काम पहले पूरे कर लिया करो। दमयंती जी ने धीमे स्वर में कहा, आज तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, थोड़े चक्कर आ रहे थे। राहुल का स्वर ऊंचा हो गया, बस माँ, रोज यही बहाने। अब सोनिया को भी कामकाज छोड़कर आपकी सेवा करनी पड़ेगी क्या? दमयंती जी की आंखें भर आई। कपकपाते स्वर में बोली, सेवा नहीं मांगी है बेटा, बस थोड़ा अपनापन मांगा है। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। दमयंती जी आहिस्ता से उठी। सिर में हल्का दर्द था, गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गैस जलाई। रसोई में रखी पुरानी चाय की पत्ती की डिब्बी को खोला और उसी में से 2 कप चाय बनानी शुरू की। चाय की भाप के साथ उनकी यादें उठने लगी। महेश जी कहा करते थे, दमयंती जी, जब तुम रसोई में होती हो, घर में जैसे कोई प्राण फूंक देता है। आज वही रसोई दम घोटती लग रही है। इतने में बहू सोनिया आ गई। चेहरे पर चिड़चिड़ापन और स्वर में तलखी थी। मम्मी जी, ये क्या है? चाय फिर ठंडी हो गई। आपको कितनी बार कहा है, टाइम से बनाया कीजिए। दमयंती जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जरा सिर दर्द था, इसलिए देर हो गई। सोनिया जल्ला उठी, आपको हर बात में दर्द ही रहता है, कभी सिर, कभी पीठ, कभी पैर। आपसे घर का काम संभलता नहीं और हमें सुनना पड़ता है। दमयंती जी ने बस धीरे से कहा, शरीर थक जाता है सोनिया,
उम्र का असर है, पर कोशिश तो करती हूँ। सोनिया बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गई। कोशिश से घर नहीं चलता मम्मी जी, काम से चलता है। बहू ने बेपरवाही से खाना टेबल पर रख दिया। कुछ चावल, रोटियां और दाल। दमयंती जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे चावल से तकलीफ होती है, रोटी दे दो, तुम चावल खा लेना। लेकिन बेटे राहुल की आंखों में मानो कोई इंसानियत बाकी न थी। गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, माँ, सोनिया को भी चावल पसंद नहीं है, जो प्लेट में रखा है वही खाओ। दमयंती जी की आंखें नम हो उठी। चुपचाप थोड़ा सा चावल खाकर वे अपने कमरे में चली गई। रात भर खांसी और बदन दर्द से जूझती रही, पर बेटे बहू में से किसी ने पलटकर देखा तक नहीं। रात को बहू सोनिया ने फिर शिकायत की, राहुल, तुम्हारी माँ सारा दिन पार्क में गप्पे करती रहती है, घर के काम पड़े रहते हैं, मुझसे नहीं होता अब। राहुल गुस्से में आ गया, सीधे माँ के कमरे में घुसा। माँ, क्या जरूरत थी बाहर जाने की? तुम्हारे कारण रोज झगड़े हो रहे हैं। दमयंती जी ने संयम से कहा, बेटा, थोड़ी हवा लेने गई थी, दिन भर घर में बंद रहती हूँ। राहुल चिल्लाया, अब बहाने मत बनाओ, बहू का काम भी तुम नहीं करती और ऊपर से घूमने निकल जाती हो। दमयंती जी की आंखों से आंसू टपक पड़े, आवाज कांप गई, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, नौकर नहीं। और फिर बहू की बातों से तमतमाए राहुल ने पत्नी की बातों में आकर अपनी ही माँ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस पल दमयंती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ा था, वह उनके दिल और आत्मसम्मान पर पड़ा था। यही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। थप्पड़ खाने के बाद दमयंती जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते रहे, पर दिल में चुभता रहा एक ही सवाल, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को पाला था? उस रात दमयंती जी देर तक जागती रही, तस्वीरों को देखती, आंसुओं में भीगी मुस्कान लिए बुदबुदाई, महेश जी, आप होते तो क्या ये सब देख पाते? बाहर सन्नाटा था, पर उनके भीतर एक तूफान जन्म ले चुका था। वो जान चुकी थी, अब या तो वो खुद को खो देंगी या खुद को पा लेंगी। रात की खामोशी में उन्हें अपने पति महेश जी की याद आने लगी। वह महेश जी को कभी उनके लिए छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वह महेश जी जो कभी उनके लिए छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वह महेश जी जिसने परिवार के लिए जी जान लगाकर नौकरी की और हर सुख दुख में दमयंती जी का हाथ थामा। दमयंती की भीगी आंखें छत की ओर टिकी थी। काश महेश जी, आज तुम होते तो मुझे यूं बेइज्जती का सामना न करना पड़ता। लेकिन समय किसी को लौटा कर नहीं लाता। सुबह हुई तो दर्द और गहरा था, मन का भी शरीर का भी। उसी शाम पार्क में उनकी सहेली रेवती जी मिली। चेहरा देखकर ही बोली, दमयंती, ये सूजी हुई आंखें, कुछ तो हुआ है। दमयंती जी रो पड़ी और सारी आप बीती कह सुनाई। रेवती ने उनका हाथ थाम कर कहा, दमयंती, ये चुप्पी अब तुम्हें तोड़नी होगी। आज बेटा थप्पड़ मार रहा है, कल वो घर से निकाल भी देगा। कब तक सहती रहोगी? दमयंती जी ने धीमे स्वर में कहा, पर रेवती, माँ होकर मैं अपनी ही बेटी के खिलाफ कैसे बोलूं? रेवती की आवाज में दृढ़ता थी। माँ होना अलग बात है, लेकिन इंसान होना और भी बड़ी बात है। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है दमयंती। उसे खोकर जीना, जीना नहीं, घुटना है। पर घर लौटते ही हालात और बिगड़े। दरवाजे पर बहू सोनिया खड़ी थी, चिल्लाते हुए बोली, सारा दिन पार्क में बैठकर गप्पे मारती रहती हो, घर का काम कौन करेगा?
तुम काम की न काज की, अनाज की दुश्मन हो। दमयंती ने इस बार हिम्मत जुटाकर कहा, बहू, काम बताने का तरीका होता है। मैं पूरे घर का काम करती हूँ, फिर भी तुम्हें ताने देने की आदत है। सोनिया तिलमिला उठी। रात को राहुल आया तो पत्नी ने आग में घी डाल दिया और राहुल फिर से गुस्से में लाल। माँ, अब तुम मुझसे भी बहस करोगी? दमयंती जी के दिल पर मानो एक और चोट लगी। उनकी चुप्पी अब दर्द की चीख बन चुकी थी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था। राहुल और सोनिया अपने कमरे में चैन से सो रहे थे, पर दमयंती जी अपने कमरे की अंधेरी कोठरी में तकिए भिगाती जा रही थी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी निगाहें कमरे की दीवार पर टंगी महेश जी की पुरानी तस्वीर पर अटक गई। धुंधली आंखों से तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाई, महेश, क्या यही वो घर है जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? क्या यही वो बेटा है जिसे हमने कंधों पर खिलाकर बड़ा किया? तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे सीने से लगा कर रखा और आज उसी बेटे के हाथ से ये थप्पड़ मेरी रूह तक को जला गया। उनका गला भर आया। अचानक एक अजीब सी दृढ़ता उनके भीतर उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। धीमे स्वर में पर कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, अब बस, अब मैं और नहीं सहूंगी। माँ होना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन अपमान सहना मेरी मजबूरी नहीं। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया है, अगर वही मेरे आत्मसम्मान को रोंदेगा तो मैं उसके लिए अपनी आत्मा का गला नहीं घोंट सकती। उन्होंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोना महेश जी की यादों से भरा था। पुरानी अलमारी, लकड़ी की कुर्सी और वो छोटी सी माला जिसे महेश जी हर पूजा में पहनते थे। दमयंती जी ने एक एक चीज को आंखों में समेट लिया, मानो आखिरी बार देख रही हो। फिर उन्होंने अपनी पुरानी ट्रॉली निकाली। दो जोड़ी कपड़े, दवाइयाँ और महेश जी की तस्वीर। बस यही उनका असली खजाना था। बैग बंद करते हुए धीरे से बोली, ये घर अब मेरा नहीं रहा। यह दीवारें अब मुझे बांध नहीं पाएंगी। आधी रात को चुपचाप दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए बाहर निकल गई। ठंडी हवा के झोंके ने उनके आंसुओं को सुखा दिया, लेकिन भीतर कहीं पहली बार उन्हें राहत मिली। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे मोहल्ले में उन्होंने किराए का एक छोटा सा कमरा ले लिया। पेंशन की थोड़ी सी रकम और सहेली रेवती का साथ, यही उनका सहारा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर का डर तोड़ना शुरू किया। सुबह खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए वे मुस्कुराई। मन ही मन बोली, यहाँ न कोई ताने हैं, न थप्पड़ का डर। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा आत्मसम्मान। शायद अब पहली बार मुझे जीने का सुकून मिला है। दमयंती जी के घर छोड़ने के बाद मानो राहुल और सोनिया की जिंदगी उलझनों का जाल बन गई। अब तक घर की धुरी दमयंती थी। खाना समय पर बनता, घर की सफाई रहती, खर्च संभलता और माहौल संतुलित रहता। लेकिन उनके जाते ही सब बिगड़ गया। राहुल और सोनिया की रोज रोज की कलह से घर का चैन उड़ गया। इधर दमयंती जी ने अपनी नई जिंदगी को गले लगाना सीख लिया था। वो छोटे से किराए के कमरे की खिड़की से बाहर झांकती तो मन में सुकून उतर आता। रेवती जी के सहारे उन्होंने न सिर्फ जीना सीखा, बल्कि समाज में अपनी नई पहचान भी बना ली। महेश जी की पेंशन से घर चलाने के साथ साथ
दमयंती जी ने अपने अचार और पापड़ बनाने को रोजगार का साधन बना लिया। धीरे धीरे पड़ोस की औरतें उनके पास आने लगी, कोई उनकी सलाह लेने, कोई सामान खरीदने। लोग कहने लगे, दमयंती जी, आपकी मुस्कान में तो जैसे जीने का हौसला है। वो औरतें जो अपने घरों में चुपचाप अपमान सह रही थी, दमयंती जी को देखकर हिम्मत पाती। दमयंती अब केवल एक पीड़ित मां नहीं रही, वे कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने राहुल खड़ा था, बिखरे बाल, थकी आंखें और चेहरे पर अपराध बोध। जैसे ही उसने माँ को देखा, उसके पैरों में गिर पड़ा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। तुम्हारे बिना यह घर घर नहीं रहा। कृपा करके मुझे अपनी गलती की सजा मत दो माँ। दमयंती की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा उठाया और सिसकते हुए कहा, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं करता। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें श्राप कैसे दूंगी? मैंने तुम्हें माफ कर दिया। राहुल ने तुरंत कहा, तो माँ, अब घर वापस चलो। मैं अब सोनिया आपको सिर आंखों पर बिठाएंगी। दमयंती जी की आंखों से आंसू टपकते रहे, पर आवाज में दृढ़ता आ गई। उन्होंने कहा, राहुल, माफ करना और भूल जाना एक बात है बेटा, लेकिन अपने स्वाभिमान को खोकर जीना दूसरी। आज मैं वही दमयंती नहीं रही जिसने सब अपमान सहा। अब मैंने अपने लिए जीना सीख लिया है और यह सुकून में किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, पर दमयंती के चेहरे पर शांति थी, उस शांति की जो आत्मसम्मान की जीत से मिली है। दमयंती जी की यह कहानी केवल एक माँ के अपमान और संघर्ष की दास्तान नहीं थी। यह उस हर माँ की आवाज थी जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा रखती है। उन्होंने अपने आंसुओं को ताकत में बदला, अपमान को स्वाभिमान में ढाला और दुनिया को दिखा दिया कि माँ का दिल तो दरिया है, लेकिन उसकी चुप्पी को कभी कमजोरी मत समझना। आज दमयंती जी छोटे से कमरे में रहकर भी बड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान खोई नहीं, बल्कि नई पहचान बनाई है। पड़ोस की औरतें अब उन्हें दमयंती दीदी कहकर बुलाती हैं, उनसे हिम्मत और आत्मनिर्भरता सीखती हैं। कई घरों की औरतों ने अपने पति और बच्चों से सम्मान मांगना शुरू किया। कई ने अपमान के आगे झुकना छोड़ दिया। शहर में धीरे धीरे लोग कहने लगे, वो देखो, वही दमयंती जी हैं जिनका बेटा उन्हें छोड़ गया। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने दम पर जिंदगी को जीना सीखा। आज वो अकेली होकर भी सबसे मजबूत हैं। दोस्तों, माता पिता हमारी जड़ें हैं, हमारी नींव है। जो जड़ों को काटता है, उसका जीवन कभी फलता फूलता नहीं, और जो उनका सम्मान करता है, वही सचमुच जीवन में ऊंचाई पाता है। दमयंती जी की आवाज अब हर दिल तक पहुंच रही थी। बच्चों, याद रखना, माँ बाप भगवान नहीं होते, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। उनके रहते उनकी कद्र करो, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह दमयंती जी की यात्रा अपमान से सम्मान तक, चुप्पी से आत्मनिर्भरता तक और अकेलेपन से प्रेरणा तक पहुंचती है। उनकी कहानी हर दिल में यह जगह देती है कि माता पिता का सम्मान केवल फर्ज नहीं, बल्कि हमारी असली पहचान है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।